बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एहतजाज का लाया अमल मरतब करने के लिए जो है वो सोचा जा रहा है और इस हवाले से बानी PTI की जानब से कहा जा रहा है कि एहतजाज करो। ख़ास तौर पर जो आज जो एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया जा रहा है PTI की जानब से, मारो या मर जाओ, यानी एहतजाजी सियासत की अगर बात करें तो शुरू से ही PTI ये एहतजाजी सियासत करती आई है और धरने एहतजाज ये इनका जो है वो सिलसिला जारी रहा है। अब जो है वो चूँकि पिछले माह 26वीं तरमीम हो चुकी है मुकम्मल, उसके बाद जो है वो कुछ बिल पास हो चुके, तो उसके बाद अब जो है वो बानी PTI की जानब से कहा जा रहा है कि 24 नवंबर को जो है एहतजाज करो, मरो या मारो। इस हवाले से एहतजाजी लाया पर का मरतब जो है वो एहतजाजी लाया पर मरतब दिया जाए और इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की जाए। और इसमें जो है वो ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ पार्टी के सीनियर रहनुमा वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इससे नुकसान होगा। और ख़ास तौर पर ऐसे रहनुमा जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है या फिर जो है वो रूपोश हैं, वो भी यही चाहते हैं कि एहतजाजी सियासत होनी चाहिए और इस्लामाबाद में एहतजाज होना चाहिए। तो इस तरह इस पूरे मामले के ऊपर आज बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं जो गेस्ट पैनल, उसमें कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद साहब, साबका मेयर लाहौर और मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। कर्नल साहब, वेलकम प्रोग्राम में आपको। इनसे बात करेंगे। और सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर सईद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में बाद में हाफिज़ निशान साहब PTI से जिनका ताल्लुक है वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जो है कर्नल रिटायर्ड मुबशर साहब की तरफ जाते हैं। कर्नल साहब, एक मरतबा फिर उन्होंने कहा है कि जो फ़िक्रा आज इस्तेमाल किया है, जो एक अखबारात की सुर्खी भी लगी हुई है कि मारो या मर जाओ, और इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज करने के लिए तैयारी करें। और 24 जो एक डेट है 24 नवंबर को कहा जा रहा है कि वहाँ पर एहतजाज करने के लिए PTI चारों जो पूरे पाकिस्तान से वहाँ पर पहुँचेंगे इस्लामाबाद। बात सुने, पहले तो इनकी जो तारीख़ है वो आप देख लें, ये शुरू कहाँ से हुए थे। हकीकी आज़ादी, हकीकी आज़ादी के बाद इनको हुकूमत मिल गई, 4 साल इन्होंने हुकूमत की। उसमें कौन सी हकीकी आज़ादी जो है वो आवाम को मिली और क्या उसकी डेफिनेशन थी? कौन सा इन्होंने पाकिस्तान को कोई पिंजरे में बंद था और उसको निकाल दिया था? कौन सा इन्होंने दूध की नहरें चला दी थी? कौन सी इन्होंने आवाम को मुकम्मल तौर पर रोज़गार दे दिया था? कहाँ इन्होंने स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और जो हेल्थ के प्रोजेक्ट्स वो चला दिया या प्राइमरी स्कूल्स जो हैं उनका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया था? तो पाकिस्तान एक डगर पे चल रहा है, उसमें ख़राबी ज़रूर पैदा की, और वो ख़राबी ये थी कि नई नस्ल को इन्होंने इतना ज़्यादा मुश्तअल कर दिया और करते करते अब उनको ज़हनी तौर पर ये तैयार कर रहे हैं कि आपने मर जाना है या मार देना है। तो अभी पिछले दिनों जब गंडापुर साहब आए थे इस्लामाबाद, तो जो एक हमारे पुलिस कांस्टेबल साहब ASI शहीद हो गए थे, तो बताएं उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो मार के क्या मिल गया? उस एक ऑफिशियल को मार के PTI ने क्या हासिल कर लिया? कितने लोगों को मारेंगे? उसमें इन्होंने कौन सी कमी छोड़ी थी कि जो कह रहे हैं जी अभी सारे पाकिस्तान से निकल आए? मेरा ख्याल है 95% जो लोग थे वो सारे KPK के थे, और KPK के इसलिए थे कि वहाँ पर हुकूमत है और लोगों को आस थी कि शायद गंडापुर साहब पता नहीं कौन सा तीर चलाएंगे कि इधर आके फिर दोबारा खुशहाली आ जाएगी KPK में और हम पाकिस्तान के ऊपर काबिज हो जाएंगे। और उसमें इन्होंने मोडस ऑपरेंडी जो किया, आप देखें, सारी सरकारी या ठेके पे हायर करके, जिसकी फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट के पैसों से की गई। जो 1122 है उसका सारी जो वैन्स हैं वो ले आए। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड थे वो आ गए, सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर साहब थे। अब जाहिर है वहाँ वो ऑडिट वाले जो हैं उनको भी दहशत ज़्यादा करके उनसे भी शायद चीज़ें जो हैं वो रेगुलर करवा ली गई होंगी। तो अभी फिर ये जो मार और मारने वाला जो कुलिया इन्होंने निकाला है, ये कौमों की बेइज्जती, सारी दुनिया में जगहसाई, आवाम की फ्रस्ट्रेशन को भड़काना और फिर उनको नेगेटिव रास्ते के ऊपर लगाकर व्हाट ऑल दे वांट टू अचीव। क्या ये बानी PTI इससे रिहाई हो सकती है? इससे बानी PTI नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बानी PTI की रिहाई ऐसी चीज़ों से हो सकती। गंडापुर साहब भी यही कह के निकले थे कि मैं इस्लामाबाद पर कब्जा करूँगा और बानी PTI को निकलवाऊँगा। मुल्क में एक कानून है, एक सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के तहत लोग जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हर साल से जाते हैं। जब मैं छोटा था अयूब खान साहब ने एबडोज पाबंदियाँ लगाई थी, वली खान साहब जो है वो हर साल जेल में रहे थे। उसके बाद जो भी आप पार्टी देख लें, भुट्टो साहब क्या अंदर नहीं रहे? क्या उन्होंने डेथ पेनल्टी नहीं हासिल की? नवाज शरीफ साहब क्या अंदर नहीं रहे? क्या मुल्क से बाहर नहीं रहे? तो अब अगर इमरान खान साहब आ गए हैं, अल्लाह करे कि कोई ऐसा सिलसिला निकल आए कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अब इमरान खान साहब अपनी भुगत रहे हैं, क्योंकि
जो सबसे नेगेटिविटी है हमारे मुल्क में, माजरत के साथ, कि हम जो भी आते हैं, चाहे हम अच्छे हों बुरे हों, ये तजिया करना अवाम का काम है। मगर हम ये कहते हैं जो पुराना आया था ना, वो चोर भी था, वो डाकू भी था, वो लुटेरा भी था, उसने मुल्क को नुकसान भी पहुंचा दिया, भाई कुछ तो उसने बेहतरी की होगी ना। लेकिन तो आप समझते हैं कि अगर इस वक्त बानी पीटे जेल में रहते तो वो एक पॉपुलैरिटी तो उनकी बढ़ती रहेगी, जेल में अंदर रहना ये तो सियासी, किसी भी लीडर का, ये तो देखें सियासी अंदाज है और पब्लिक उसको किस तरीके से लेती है। वो अगर पब्लिक उनको पसंद करती है तो अभी जब ये इलेक्शन हुए, अभी साल होने को आ गया है, तो इलेक्शन में इतनी ज़्यादा क्लियर स्वीप दे देते, और उसको क्या जो शोर मचाते हैं कि जी फॉर्म 47 अगर इतनी ज़्यादा इनमें थी मारने और मारने की सलाहियत, तो उस वक्त उस दिन ये मार देते ना लोगों को, उस दिन ये पोलिंग स्टेशनों पे खड़े हो जाते। उस दिन क्यों कहाँ थे सारे मुबश्शिर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। एक सिस्टम है, उसके तहत चीजें चलनी और चलती रहनी हाफिज निशान साहब रहनुमा पीटीआई हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज साहब बताइएगा, एक मतलब फिर आपने कोई एहतजाज का ऐलान किया गया 24 की जो बात है, ये ठीक है या अभी कोई ऐसी बात नहीं है इस्लामाबाद में जो एहतजाज करना है? बिल्कुल 24 को इस्लामाबाद में इंशाल्लाह एहतजाजी मार्च और धरना बानी पीटीआई की कॉल है, कल तक वजाहत आ जाएगी। ठीक है। अभी मुबश्शिर साहब ने जो बातें की, मैं बड़ी माजरत के साथ, एक तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट ने ये किया, क्या चोरी शुदा मैंडेट से हुकूमत जबरन बना लेना, सियासी लोगों को जेलों में बंद कर देना, यहाँ पे तो उम्र का हिसाब नहीं था। हम जिस दौर में जेल में थे, कितने लोग थे जो 12 साल 13 साल की उम्र के थे, फिर 70 साल की बुजुर्ग खातून को इस्लामाबाद में, इन सब पे दहशतगर्दी के मुकदमात थे। क्या ये है जमहूरियत जो मुबश्शिर साहब फरमा रहे हैं? दूध शहद की सर मैंने बड़ी तहम्मुल मिजाजी से आपकी बात सुनी। मैं सर एक बात कहूंगा, मैं तो लाहौर का मेयर था ना, तो मेरे ऊपर 6 पर्चे दहशतगर्दी के क्यों किए गए थे? कोई मुझे इस बात का जवाब दे सकता है? मैं क्यों अदालतों में रुला? मैं तो एक बहुत पुरअमन शहरी था और मैंने कहा था कि यार खामोशी, आप मुकदमा सह सकते हैं। मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूं, वो भी सियासी आम आदमी जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। क्या आपके दौर में नहीं? अब आप मेरी बात तो सुन लें, आप मुबश्शिर साहब मेरी बात सुनने दें, मेरी बात सुनिए। आपने बड़ी तहम्मुल से मिजाज, तहम्मुल से बोलना ही तहम्मुल से। अब ये देखिए सर कि 70 साल की खातून को, कैंसर ज़दा खातून डॉक्टर यास्मीन, जुर्म उसका सिर्फ ये था कि उसने नवाज शरीफ को हर बार शिकस्त दी। अब ये जमहूरियत की बात करते हैं। क्या पुरअमन सियासी जिदोजहद तहरीक इंसाफ का हक नहीं है? क्या ये हक पिछले 1.5 साल के अरसे में तहरीक इंसाफ को मिला? आप एक तजर्बाकार सहाफ़ी हैं, आप फील्ड के सहाफ़ी हैं, आपको सारी चीज़ें आपके सामने हैं। क्या तहरीक इंसाफ को पिछले 1.5 सालों में जमहूरी हक मिलना चाहिए? अगर मिला तो नहीं, हर सियासी जमात को मिलना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद अभी इन्होंने बहुत बड़ा एतराज़ किया जी, वो अली अमीन गंडापुर ने ये कह दिया, वो कह दिया। वो एक सियासी जलसा था। सियासी जलसों में सियासी बातें होती हैं। उन्होंने नवाज शरीफ की तरह कौमी असम्बली के फोरम के ऊपर ये नहीं कहा था कि जनाब ये है वो ज़राए मेरे आमदन के, और बाद में कह दिया था कि वो एक सियासी तकरीर थी। यानी आप पार्लियामेंट के फोरम पे बात करें तो वो सियासी हो जाती है, तो जलसों में क्या बातें होंगी? तो ये सिर्फ बैकी बातें हैं। इन्हें पता है, बहुत अच्छे से पता है कि ये हुकूमत कैसे मार्ज़े वजूद में आई, कौन इनको लाने वाला था, और ये किस तरह बैठे हुए हैं और ये किस तरह रूल कर रहे हैं। लेकिन हाफिज साहब, यहाँ पर एक मेरा सवाल है कि पिछली तरह की तरह तो नहीं होगा कि गंडापुर साहब वहाँ से फिर चले जाएं, गायब हो जाएं, कारकुन वहाँ रह जाएं? देखें, वो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी मरकज़ी, उसकी कॉल पे वो एहतजाज किया गया था। ये बानी चेयरमैन इमरान खान की कॉल है, जिस कॉल का पूरे कारकुन, पूरे पाकिस्तान के कारकुन इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल हो गई है। लेकिन मैं एक यकीन दहानी करवाता हूँ, ये एक पुरअमन सियासी जद्दोजहद जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए ये किया जा रहा है। इंशाअल्लाह इसमें हम अपना मंशूर भी सुबह तक बता देंगे कि इस जो धरना है, एहतजाज है, इसका मकसद क्या है और ज़रूरत क्यों महसूस की गई। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर डॉक्टर सईद अली साहब को साथ शामिल करूँगा, तजियाकार मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर सईद साहब, बताइएगा कि पीटीआई की जानब से जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी गई है बानी पीटीआई की जानब से, और गालिबन 24 नवंबर को जो बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में ये एहतजाज है। इससे पहले लाहौर में और फिर जो है वो इस्लामाबाद में भी हुआ। और मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो है वो इजाज़त मिल जानी चाहिए? क्या किसी सियासी जमात को एहतजाज करने का हक होता है?
बहुत शुक्रिया नवीद साहब। ये अभी जो सवाल किए बड़े अहम हैं। हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने जवाब दिए हैं। मैं सिर्फ ये बात जानता हूँ कि दुनिया में जहाँ भी सियासत में तशद्दुद आ जाए वहीं पर सियासत खत्म हो जाती है, को नाकाबिल भी पहुंचता है, बहुत ज्यादा हैं। पीटीआई एक बड़ी अच्छी जमात बन चुकी थी, लेकिन फिर तशद्दुद नारों कार्रवाइयों इसकी वजह से इसको बहुत नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर सईद अली साहब, इशू आ रहा है ऑडियो का, जरा हम इसको जरा ठीक कर लें। आपकी तरफ दोबारा मैं आता हूँ। मैं उतनी देर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद साहब से बात कर लेता हूँ। कर्नल साहब, इजाज़त दे देनी चाहिए। हर सियासी जमात को हक है, अगर ये एहतजाज करते हैं, कोई धरना देते हैं, तो इनको इजाज़त मिलनी चाहिए। कब इजाज़त नहीं दी जी? मेरे ख्याल में तो इनको हमेशा इजाज़त मिली। क्या परसों स्वाबी में इजाज़त नहीं थी इनके पास? वो कि इनका अपना सूबा था वो, मगर वो पाकिस्तान का सूबा है, कोई ना कोई पाबंदी लगाई जा सकती थी। तो क्या उधर इन्होंने जलसा नहीं किया? तो कोई ना कोई अरेस्ट हुआ है, ना कोई लाठी चली है, ना कोई FI वो गए हैं, कोई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा गया है। तो यहाँ भी आके करें। हाँ, जब ये इंडिकेशंस आएंगी, जब क्रेनें साथ आएंगी, जब साथ सरकारी लोग वर्दियों वाले आएंगे, जब वो मशीनरी लेकर आएंगे, तो दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पर तशद्दुद या ज़ोर आजमाई का मार्का करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो फिर ज़ाहिर फिर उनको ये भी बता दिया जाता है कि जी आप फलानी जगह पर जाकर जलसा कर लें। अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में एक इनको जगह मिली थी रवात के पास, क्या वहाँ जलसा नहीं हुआ? बिल्कुल जलसा हुआ। तो पहले से ये कह देना कि मारो या मर जाओ। देखें, इस्लामाबाद जो है ना, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया भर के नुमाइंदे कम से कम 80-90 एम्बेसीज़ हैं। वो एम्बेसीज़ ये इसलिए नहीं होती है, मैं बारहा ये कहता हूँ कि वहाँ आए जी, आगे उन्होंने हाज़िरी लगा दी, स्नात के कागजात जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिए और अपने दफ्तरों में बैठ गए। नो, दे आर मोस्ट रिलायबल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट्स। वो यहाँ की एक एक लम्हे की जो रिपोर्ट है वो बनाकर भेजते हैं। आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस है और दुनिया सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पीछे चल रही है, अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रही। जब यहाँ पर दूसरी मुल्कों के नुमाइंदे ये देखते हैं कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमी जो है वो आगे नहीं बढ़ रही, तो वो इसकी एक एक ख़बर और एनालिसिस के साथ अपनी हुकूमतों को भेज देते हैं और उसके बाद हमारी तरफ नेगेटिविटी आती है उन हुकूमतों की तरफ से। जो भी हुकूमत बैठी होती है वो फिर पूरा जोर लगाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वसाइल सर्व करने पड़ते हैं, तो फिर जाके साल 6 महीने में यहाँ पर के सामने जाके हमारा वकार या हमारा एतमाद बहाल होता है और चीज़ें 1-2 साल वेस्ट होने के बाद फिर ट्रैक पे चढ़ती हैं। आपकी तरफ दोबारा आते हैं। डॉक्टर सईद अली साहब से राब्ता बहाल हुआ। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि सवाल आपसे वही था कि एहतजाज का हक कोई सियासी जमात रखती है। कोई भी सियासी जमात जब होती है वो अपने दौर में अपोजिशन को एहतजाज नहीं करने देती, फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी है। अब आप क्या समझते हैं इस वक्त, क्या PTI को भी इजाज़त मिल जानी चाहिए, वो अपना एहतजाज या जो धरना देना चाहते हैं कर लें? देखिए, एहतजाज की इजाजत तो हिस्सा है जमहूरियत का, लेकिन मैंने पहले गुजारिश की है कि जहाँ पे पुरतशद्दद वायलेंस वाक़यात जन्म ले लें, पुरतशद्दद नारे लगाए जाएं, पुरतशद्दद वाक़यात हों, वहाँ पे एहतजाज नाकाम होता है, पार्टियों को नुकसान पहुँचता है और लीडर भी सफ़र करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि PTI का जो रवैया था पिछले कई सालों से कि पुरतशद्दद कार्रवाई, हंगामा आराई और ये सारे नारे जो हैं, ये कभी भी किसी सियासी निज़ाम में कामयाब नहीं होते और बिल आखिर पार्टी को भी नुकसान पहुंचता है और लीडर को भी उस पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो पिछले कई साल से ये ट्रायल किया गया जो कामयाब नहीं हुआ। मेरा ये ख्याल है कि अब ये धरनों की कॉल जैसे अभी दोबारा दी जा रही है, उसमें तमाम पार्टी के लीडर्स भी यकसू नहीं हैं और इमरान खान साहब खासे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में अपने पार्टी के लोगों पर भी दबाव डालते हैं और बार बार ऐसे एहतजाज का मुतालबा करते हैं जिसके नतीजे में उनकी रिहाई मुमकिन हो, जो इस तरह मुमकिन नहीं होगी। बल्कि अगर मुज़ाकरात किए जाएं, बैठ जाएं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, सिविल और अस्करी जो लीडरशिप है उसके साथ, और उसके अलावा जो सियासी जमातें बरसत इक़्तिदार हैं, ये अगर मिलकर कोई लाहे अमल तय करें तो हल निकल आएगा। लेकिन सिर्फ तशद्दुद से, जलसे जुलूस से, हंगामा आराई से, दरख्तों को आग लगाने से, सड़कें ब्लॉक करने से ये मसला हल नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि इमरान खान साहब अभी जब जेल में हैं तो उनके पास काफ़ी वक्त मुयस्सर है, वो सोच समझकर एक लाहे अमल तय करें और उसमें जो समझदार पुराने सियासी लीडर हैं
उनकी राय का भी एहतराम करें, एहतराम किया जाए। बिल्कुल, हाँ जी। मैं जो इसके नए ऊपर लोग हैं वो सिर्फ नारेबाजी करते हैं, हंगामाराई करते हैं, तो उससे ये मसला हल नहीं होगा। मैं हाफिज ईशान साहब से इसका पीटीआई से जिनका ताल्लुक है, मैं उसका जवाब ले लेता हूँ। हाफिज साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने एक बात की जी, इमरान खान साहब अपनी रिहाई के लिए अपनी पार्टी को दबाव में ला रहे हैं। तो एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर दूं कि इमरान खान की रिहाई तो खुद इमरान खान के हाथ में है, वो तो जब चाहे निकल सकते हैं। वो नवाज शरीफ का रवैया अपना लें, डील कर लें तो वो चले जाएंगे, लेकिन वो एक कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी है। दूसरा, पुरतशद्दद एहतजाज की इन्होंने बात की, तो पुरतशद्दद एहतजाज कब किया पीटीआई ने? हम तो ये कहते हैं कि 9 मई को जो हुआ, मैं मियां साहब मैं बताता हूँ, 9 मई को जो हुआ उसकी तहकीकात करवाई जाए। क्या मिनाजुल कुरान वाला मॉडल पूरी कौम के सामने नहीं है कि वो पुरअमन एक मजहबी जो लोग थे उनके साथ क्या किया गया? मुस्लिम लीग नून ने अपने जिस तरह गुल्लू भट्टो को भेजा और वो जो मामला आज तक हल नहीं हो सका, तो सर उस वक्त भी यही थे हम। तो वो ये कहते हैं कि जिसको डॉक्टर सईद साहब पुरतशद्दद मुजाहिरा कह रहे हैं, उसमें वो पहला बंदा कौन था जो कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हुआ? उसकी आज तक तस्वीर क्यों मंजरे आम पे नहीं आई? आग लगी हुई दिखाई जा रही है, आग लगाने वाला शख्स कौन था? आप समझते हैं कि बिल्कुल तहरीके इंसाफ पुरअमन सियासी जिद्दोजहद पे यकीन रखती है। आज भी हमारी तहरीक का जो मकसद है वो अवाम के जो हुकूक की पामाली की जा रही है, जो चोरी शुदा मैंडेट है, जो आइन में तरमीम की गई, जो बदमाशी की गई, जो पार्लियामेंट शख्सियात परस्ती पर उतर आई है, जो पार्लियामेंट में शख्सियात के लिए कानून साजी की जा रही है, हमारी सारी जिद्दोजहद तो ये है। इमरान खान की रिहाई कारकुनों का मसला है। इमरान खान अपनी रिहाई के लिए अपनी पार्टी को दबाव में नहीं ला रहे, मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूं। इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज नहीं है। दूसरी बात ये रह गई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की मुबशिर साहब ने। क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है? क्या पाकिस्तान में हुकूमती सतह पे आपको कोई ऐसा काम लग रहा है जो अवाम की फलाह के लिए किया जा रहा हो? अभी कुछ दिन पहले ब्यूरोक्रेसी के लिए करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी गई। अभी सरकारी दौरे पे जनाब वो एक लश्कर के साथ चले गए। अभी पंजाब में स्मोक से आलूदगी कोई है, कोई यहां पे रूल करने वाला? माहौलियात की आलूदगी कहां पे है? माहौलियात के मिनिस्टर कहां पे हैं? चीफ मिनिस्टर कहां पे हैं? वो स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान कौम के बच्चों को इस आलूदगी में छोड़ के चले गए और बाहर जाके राग लाप रहे हैं कि इमरजेंसी लगानी चाहिए। भाई आप लोग तो खुद भागे हुए हैं इस पोल्यूशन से। और फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है? आप अरबों के मंसूबे ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दें। क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये होती है? कौन करे? सर नहीं, एक मिनट सर, मुल्क में जमहूरियत है ना। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये है कि आप आईपीपीएस के साथ मुआहदे करी जाए। क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये है कि आप लोगों की शादियां इस सर्दी के मौसम में बंद करने पर गौर करना शुरू कर दे? क्या ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है? इस मुल्क में बदकिस्मती से इस हुकूमत ने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत तबाह कर ली। ना कोई विजन है, ना कोई ऐसे इकदाम हैं। हम तो ये कहते हैं 2023 से इनकी हुकूमत है। जो पीडीएम की हुकूमत कहलाती थी उस दौर से शुरू करें, आज तक कोई एक ऐसी कानून साजी की हो? यहां पे जस्टिस मुनीब का रास्ता रोकने के लिए तो की गई कानून साजी, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए कानून साजी की गई, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाने के लिए कानून साजी की गई, आईनी बेंच बनाने के लिए कानून साजी की गई, आर्मी चीफ को 5 साल मुद्दत करने के लिए तो कानून साजी की गई। क्या आवाम के लिए कोई एक कानून साजी की गई? जवाब ले। क्या गरीब के लिए कोई एक कानून साजी की गई? यहां पे नवाज शरीफ और उसके खानदान पर, एक मिनट मियां साहब मेरी बात मुकम्मल होने दें। नवाज शरीफ और उसके खानदान के लिए जो करप्शन के जो मुकदमात थे उसको खत्म करने के लिए तो कानून साजी हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब को कानून साजी के जरिए रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं मिल सकता तो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। जवाब लेने दे बशर साहब। पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने 4-5 एलिगेशन जो है वो आपके ऊपर लगाए हैं। और सबसे पहले इन्होंने कहा जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आईपीपीएस को इन्होंने सहारा दिया। और ये मैं इनसे अपने हाफिज साहब से ये पूछता हूँ कि जब इमरान खान साहब का दौर था तो क्या 20-20 साल की एक्सटेंशन आईपीपीएस को नहीं दी गई? रिकॉर्ड पे है, अखबारों में खबरें छपी और उनके नाम भी लिखे। क्यों इन्होंने, अगर इनको ये नहीं पसंद थे आईपीपीएस, तो इन्होंने जिनका टेन्योर पूरा हो गया था, जिनका टाइम पीरियड गुजर गया था, उनको क्यों इन्होंने एक्सटेंशंस दी? दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग जो कि ये मुझे बता दें। उसके बाद ये कहते हैं कि जी डील हो गई और नवाज शरीफ साहब चले गए। और हमने तो नहीं आज कहा कि जो इमरान खान साहब की बेगम साहिबा बाहर निकली हैं, जेल से निकली, क्या हमने किसी हमारे हुकूमती बंदे ने कहा कि इनकी डील हुई है? तो इनको हमारी डील नज़र आती है
और अपनी ये कहते हैं जी इंसाफ पसंदी है और जो कानून ने कर दिया। अब जस्टिस सजाद वगैरह तो नहीं थे जिनके ऊपर ये कह रहे हैं कि जी उनका रास्ता रोकने के लिए गया, उन्होंने तो नहीं उसकी जमानतें ली, दूसरे जजों ने ली और वो चली गई हैं, पहले पेशावर गई, कभी लाहौर जा रही, क्या उनको कोई रोक रहा है? तो जब हमारे किसी लीडर का आता है तो कहते हैं जी उसके लिए कानून साजी हुई, उसके लिए डील हुई, तो ठीक है। अगर ये उसको डील कहते हैं और बुशरा बीबी साहबा को कहते हैं कि वो डील के बगैर हैं, तो फिर ठीक है, दुनिया के सामने है हर चीज़। तो इसलिए हर चीज़ का जो है ना वो रैशनल होना चाहिए। फिर हाफिज साहब फरमाते हैं कि स्मोक के लिए कोई काम नहीं हुआ। स्मोक का काम, इनका भी तो 4 साल का टेन्योर गुजरा ना। इन्होंने कहा जी हमने पता नहीं 10 लाख के पता नहीं कितने करोड़ पौधे जो है दरख्त लगाने। आज अगर वो दरख्त बाहर निकले होते या पूरे पंजाब में भी लगे होते, सिंध में भी लगे होते, वो कम से कम 8-8 फुट के तो होते। केपीके का मनसूबा था गालबन। नहीं तो अब वो भी हो गया ना, वो भी यहाँ हो गया कि कहीं भी एक दरख्त नहीं लगा। 350 डैम बनने थे, वो बन गए। तो ये कहने की बातें हैं, ऑब्जेक्शन दूसरों पे कर देना, अपने गिरेबान में देखना नहीं है मनसूबे का भी पार्टी। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि देखें जब तक लीडर जो है ना बाहमी तौर पर बैठेंगे नहीं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं जी मैंने किसी से बात नहीं करनी। ये तो बात तो यानी कि बाहर मीडिया की तरफ से हमारे मुतअद्दिद जो लीडरान हैं उन्होंने कहा है जी वो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। असेंबली में आते हैं, नेशनल असेंबली का जो हाल होता है वो आप देख लेते हैं। ज़रा सा कोई लीडर उठ के बात करता है, उधर से जुगतबाजी शुरू हो जाती है, फिर उधर से जवाब आता है, फिर उधर से जवाब। उसका कौन जिम्मेदार है? जो पीटीआई के लोग असेंबली में बैठ के उसको एक ऑनरेबल और रिस्पेक्टेड गैदरिंग की बजाय एक बाजारी किस्म की गैदरिंग में कौन उसको कन्वर्ट कर देता है? क्यों उधर बैठ के डिस्कशंस नहीं की जाती? क्यों असेंबली में बैठ के एहतजाज नहीं किया जाता? क्यों ये नहीं कहा जाता कि जी अवाम के हकूक़ के लिए ये कुछ करें? उठ के बाइकाट तो कर देते हैं इनके सारे MNAs, वहाँ क्यों नहीं बैठ के कहते कि जी अवाम का ये मसला क्या इन्होंने ब्रेक का टाइम हुआ है, कोई इन्होंने मुकम्मल करें। ब्रेक के बाद आपसे आपकी तरफ आऊँगा। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन हम आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मरतबा फिर एहतजाज का ऐलान किया गया और 24 नवंबर को इस्लामाबाद में जो है वो एहतजाज का ऐलान किया गया और बानी PTI की जानिब से इस मरतबा कॉल दी गई और इसके ऊपर ही हम बात कर रहे थे। हाफिज़ यहाँ पर हम डॉक्टर सईद अली साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। डॉक्टर सईद अली साहब बताइएगा कि ये सियासी जमातें जो हैं वो डील करती भी हैं लेकिन बाद में ये मानती भी नहीं है। आप समझते हैं कि सियासी जमातें जो भी उनके लीडरान होते हैं ये डील के ज़रिए वापस आते हैं? देखिए पाकिस्तान में क्योंकि जो मुश्किलात रही हैं सियासी जमातों को और सियासतदानों को, वो ये रही हैं कि सियासी हुकूमतों के तख्ते उलट दिए गए और 10-10 साल तक आमरीत रही है। जिसमें आप देख लें अयूब खान साहब से लेकर मुशर्रफ साहब तक ये तमाम जो दौर थे 10 साल के, तो उसमें होता यह है कि जो तसलसल में कमी होती है, तसलसल मुनक़ता होता है, तो सियासी जमातें और सियासी लीडर डेवलप नहीं हो पाते और फिर मुख्तलिफ डील्स के नतीजे में नए से नए लोग सामने आते हैं। तो ये तो एक फैक्ट है। इसमें से कोई भी जमात ऐसी नहीं है जो इससे मावरा हो, यानी इससे अलहदा हो। तमाम जमातें किसी न किसी स्टेज पे एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय करके वापस आती हैं, क्योंकि जब उनको जेलों में डाला जाता है, सजाएं दी जाती हैं, झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं या जो भी किया जाता है, तो उसके नतीजे में डील ही तय होती है। एक तो पहली बात है, इसे हमें तस्लीम कर लेना चाहिए और इससे इनकार के बजाय हमें इसके इलाज की कोशिश करनी चाहिए। अभी मेरे दोस्त थे जो PTI से बात कर रहे थे, उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सी बातें उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि बुज़दार साहब के दौर में भी ये सब कुछ होता रहा जिसका उन्होंने जिक्र किया और पंजाब की सूरत हाल बहुत ख़राब थी। उस तरह महंगी गाड़ियाँ खरीदी गई, उस तरह करप्शन थी, उस तरह बदनज़मी थी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये हम अब मसला ये कि जब आप सवाल करते हैं तो उसका जवाब देने के बजाय एक इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम सामने आता है। बेहतर ये होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो आदमी को सवाल पूछे तो उसका जवाब दे दिया जाए। जैसे मैंने कहा कि भाई तशद्दुद जो है ये किसी पार्टी के लिए बेहतर नहीं होता। जो पार्टियां तशद्दुद करती हैं दुनिया की तारीख में वो मिट जाती हैं। तो इस वक्त तशद्दुद का वक्त नहीं है, मुल्क नाजुक हालात से गुजर रहा है। इमरान खान साहब जेल में हैं, वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो भी जैसे आपने कहा डील होगी तो आ जाएंगे। और जो भी मेरे दोस्त कह रहे थे जी वो आना चाहें तो आ सकते हैं, भाई वो नहीं आ सकते। ये ख्याल दिल के लिए ठीक है कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है जी, जब चाहे आ जाएंगे। भाई जब वो डील करेंगे तो आ जाएंगे, बिल्कुल जब डील करेंगे तब आएंगे। बात मैं एक और कहना चाह रहा हूँ आपसे, जी 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 जी, जब तक
पीटीआई अपनी पुरतशद्दद सियासत तर्क नहीं करेगी, वो कौमी धारे में शरीक नहीं हो सकती। तो इसलिए ये वक्त है, लम्हा फिक्रिया है कि इमरान खान साहब को कोई समझाए, क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आ रही। उनके जो करीबी लोग हैं वो भी जाके उनको भड़काते हैं। तो कोई ऐसा समझदार सियासतदान, जिसमें शाह महमूद भी हैं और लोग भी हैं जो 40-40 साल से सियासत में हैं, वो उनको ये समझाने की कोशिश करें कि मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए, अपने आवाम को आगे बेहतरी के लिए और अपने वर्कर्स को, पार्टी को इम्प्रूव करने के लिए मुज़ाकरात से ही मामला तय होंगे। बिल्कुल। मैं हाफिज ज़ीशान साहब से पूछता हूँ। हाफिज ज़ीशान साहब, एक तो बिलियन ट्री के ऊपर जवाब दे दें, मिलियन या जो भी आपका जो मंसूबा था, एक तो मैं आप पीएचए के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं जी। एक तो मैं डॉक्टर सईद इलाही साहब, ये भी जवाब आप दें। डॉक्टर सईद इलाही साहब की ये जो एक अच्छा मशवरा है, वैसे पुरतशद्दद सियासत तर्क नहीं करेगी, तो मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। आप नहीं करते। और मैं दोहरा चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ पुरअमन सियासी जमात है और इसकी सियासी जदोजहद पुरअमन है। एक बात। दूसरी, अभी मुबशिर साहब ने कहा कि जी बुशा बीबी जब रिहा हुई तो हमने तो डील का ववेला नहीं बचाया। मेरा ख्याल है कि ये अपनी लीडरशिप, जो राना सनाउल्लाह साहब थे और बाकी थे, वो डील ही कहते रहे हैं। तो अगर वो डील थी तो फिर ये FIA में क्या लेने के लिए गए हैं बुशा बीबी की ज़मानत के ख़िलाफ़? एक बात। दूसरी बात ये है, ये बाजारी जुमलों की बात की इन्होंने। क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से गिराना बाजारी इकदाम नहीं था? की बात है सर नहीं, एक मिनट सर, मेरी बात। क्या जमाइमा तो इमरान खान की साहब भी कह ली हैं? क्या उसके घर में जो बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल की गई उसकी भी ये मजम्मत करे? तीसरी बात ये रहेगी कि ये कह रहे हैं कि जी कोई डील नहीं हुई, यानी बुशा बीबी रिहा हुई तो वो हमने तो नहीं कहा डील हुई। नवाज शरीफ की डील जो मुशर्रफ के साथ हुई थी, जिसमें ये दोनों भाई 10 साल के लिए सऊदीया चले गए थे, जब उसकी वायलेशन की तो उसका मुआहदा भी कौम के सामने आएगा। अभी भी अगर आपका टीवी दिखाना चाहे तो वो मंजर आप पे गूगल पे अभी भी मिल जाएगा। तीसरी बात, डॉक्टर सईद इलाही साहब ने बात की बुज़ार हुकूमत की, तो अगर बुज़ार ने कोई करप्शन की है तो भाई पकड़े उसे। भाई सियासी लोगों को तो आप पकड़ पकड़ केस PTI के आम कारकुनान को अंदर कर रहे हैं, तो बुज़ार को क्यों इस्तिस्ना दिया हुआ है? चूंकि उसने आपकी बात मान ली, उससे तहरीक इंसाफ छोड़ दी, अब वो पाक हो गया, करप्शन उसने नहीं की। तीसरी बात, हमने क्या किया था? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज करता हूं, PTI ने अपने दौरे हुकूमत में जहां पे सब चीजों पे काम किया, उनकी तरजीह ये थी कि इस स्मोक का खात्मा कैसे किया जा सकता है। हमने अपने 3.5 साल के दौर में शहर लाहौर में 20 लाख दरख्त लगाए। अभी PHA इनके पास है, आप जाके वहां पे रिकॉर्ड चेक करें। यहाँ पर बैठे बिल्कुल पूछूंगा 20 लाख लगाए हैं कि नहीं? सर मैं आपको कह रहा हूं, अगर मेरा सर कलम कर दे, अगर मेरी बात की नफी हो जाए, अगर आप इसको चैलेंज। अगली बात, हमने लाहौर में 55 मियावाकी फॉरेस्ट लगाए, जो एक जैपनीज। मेरे नाज़रीन को यहाँ पे बताएं कि आप PHA के चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, क्या थे? मैं PHA का वाइस चेयरमैन था। वाइस चेयरमैन थे। उस 55 मियावाकी जो फॉरेस्ट लगाए गए, लाहौर के गुंजान शहरों में लगाए गए, कहीं 5 कनाल पे, कहीं 10 कनाल पे, सगियां पे मसनूई जंगल लगाने का जो था वो सबसे बड़ा मंसूबा 100 कनाल के ऊपर लगाया गया। अब वो लगाया 100 कनाल के ऊपर मसनूई जंगल, वो यही शहर सगियां हम जाते हुए ले नहीं गए थे, वो लगा हुआ है। अगर आप सगियां पे जाएं तो आपको नजर भी आएगा। दूसरा, वहां पे पानी लगाने की, उसकी निगहदाश्त की जरूरत नहीं थी। वो एक जापानीज टेक्निक थी जिसमें ग्रोथ रेट जो था वो 2 साल के अंदर आज भी कदावर दरख्त। आपके दफ्तर के बिल्कुल करीब शादमान चौक है, शादमान की पार्क में अभी किसी कैमरामैन को भेज। तो हमने इन्वायरमेंट के ऊपर काम किया था। इन्वायरमेंट में तो मुस्लिम लीग नून की कभी तरजीह नहीं थी। क्लाइमेट चेंज के ऊपर सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बात की थी। अभी भी आप पुराने हमारे इकदाम उठा के देख लें। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इतना काम किया, फिर स्मोक का खात्मा तो होना चाहिए था। सिर्फ दरख्त लगाने से खत्म नहीं होगी, ये फसलों की बाकियात को जो जलाने का अमल है, ये भी ज़ाहिर आपने काम किया होगा उस वक्त। बिल्कुल, हमने FIR भी दी। ये 10 साल में ये स्मोक का खात्मा होगा। और हमारे दौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 था, आज आप देखें 1000 से तजावज़ कर गया। यहां पे गाड़ियां बंद करने से, शादियां बंद करने से स्मोक खत्म नहीं होगी। स्मोक खत्म होगी ये फसलों की बाकियात को जलाने से, ये ईंटों की भट्टियां बंद करने से, ये जो फ़ज़ाई आलूदगी, ये जो फैक्ट्रियां हैं, इसको बंद करने से होगी। मैं कर्नल मुबश्शिर जवेद साहब की तरफ आता हूँ। कर्नल साहब, आप चूँकि मेयर लाहौर साहब का हैं और आपको कोई ऐसी लाहौर की जगह नहीं होगी जिसका ना पता हो, क्योंकि आपने जाकर काम किया। तो इनके जो दावा किया है, उन्होंने कहा जी आज भी दरख्त वहाँ पे हैं, और वो जो दावा है वो उसको हाफिज साहब या अगले प्रोग्राम में कोई वहाँ का रिकॉर्ड ले आए, तस्वीरें ले आए, मूवीज़ बना के ले आए, मैं मान लूँगा कि इन्होंने किया।
जी रख लें, बेशक आप रख लें। इसके ऊपर दोबारा प्रोग्राम करेंगे हाफिज साहब, आपने फिर स्मोक पे आप प्रोग्राम रख लीजिएगा। जो हाफिज साहब कह रहे हैं ना कि जी हमने 20 लाख पौधे लगाए लाहौर में और 4-4 केनाल के जो फुटेजेस हम खुद टीम भेजेंगे, ये निशानदेही करेंगे जी, जहाँ जहाँ चले जाएं हम फुटेजेस बनवाएंगे। आई विश के सरकारी ज़मीन इतनी हो लाहौर में कि खाली प्लॉटों के ऊपर इतने दरख्त लग जाते। एक प्लॉट था, हमने उधर कोशिश की, लगाए भी, अमरूद के बाग भी लगा। उस गांव का नाम है होद के कुछ इस तरह का, रावी के किनारे पे है, साउथ ऑफ लाहौर। वो आज भी लगा हुआ है। मैं अगले प्रोग्राम में वो अमरूदों का बाग ले आऊँगा। मैं चाहता था कि ऐसा कोई काम करें जिसको ना लोग खुद उसमें इंटरेस्ट लें और वो पौधे चलते रहें। तो ये कह देना हाफिज साहब ने जैसे कहा है, जिस तरह इनके बिलियन ट्रीज़ जो हैं वो आज तक किसी को नज़र नहीं आया। अल्लाह करे कि इनके 20 लाख दरख्त मुझे नज़र आ जाएं और मैं इनसे डिटेल लेकर इसी 2-4 दिन में नहीं, वो तो केपी का है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, 20 लाख का लाहौर तो सर आप प्रोग्राम तो छोड़े ना, कौम का वक्त ज़ाया करने की वैसे मुस्लिम लीग नून की आदत है। आप PHA हुकाम से एक रिपोर्ट ले लें और वो पब्लिक कर दें, एक बात। दूसरी बात ये रहेगी कि लाहौर में जगह नहीं है। लाहौर में 850 पार्क हैं, लाहौर में 850 पार्क हैं। अगर हम सिर्फ जल्लों की बात करें, रेस कोर्स की बात करें और बागे जिना की बात करें, तो ये जो है वो सैकड़ों एकड़ पे बनती है जगह। तो जगह तो बहुत है कर्नल साहब, आप अच्छी तरह जगह को देखते, लाहौर देखते, काम किया होता तो आपको पता चलता है कि लाहौर पे बहुत सारी जगह है। मैं PTI की तरह जुबानी कलामी काम नहीं करने पे बिलीव रखता, फिगर्स दे देने, मशहूरी कर देनी, इतनी बड़ी खबरें लगवा लेनी। मैं प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बिलीव करता हूँ। आपने जो जंगलात के दरख्त लगवाए हैं, मैं जाके PHA वालों को, ऑफिशियल्स को कहूंगा, आओ यार मुझे लेकर चलो जरा, जी बिल्कुल, और मुझे तस्वीरें दिखा दें। अच्छा, और अगर वो दिखा देंगे तो मैं बड़ा खुश हूँगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर 55 मियाँ बाकी फॉरेस्ट ना लगे हों इस शहर लाहौर और उसके कितनी और कॉस्ट आई 20 थी, लाख अगर उसमें कोई बेजाबतगी होती तो वो उस पर भी करप्शन नहीं, जापानी हुई नहीं ना, काम ही नहीं हुआ। जापानी टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत थी, जबकि साढ़े काम ही नहीं हुआ तो करप्शन कैसे होनी है? अच्छा सर, चले सवाल का जवाब वो मैंने तो कह दिया। अब इस चीज को हम खाम खाना लंबा करें। हमारे पास मुफद्दी त्रेक है, ये मुफद्दी नेम में ये किकर है ने, अच्छा टाली है, ये पिपल है, ठीक है जी। जर्मनी से दरख्त प्लांट्स मंगवाए जाते थे, हमने इंडिजिनस प्लांट्स को प्रमोट किया। हमारे जो देसी दरख्त थे, हमने ये फ्रूटी दरख्तों के ऊपर प्रमोट किया, सवांजना लगाई, कचनार लगाई और आम के दरख्त लगाए, जामन लगाया। हमने इंडिजिनस प्लांट्स को प्रमोट किया, बाहर से कोई पौधा नहीं लिया। अभी आप फरमा रहे थे जापानी पौधे थे। नहीं, जापान से नहीं, मैंने आपको ये कहा कि जर्मनी से आपके दौरे हुकूमत में पौधे मंगवाए जाते थे। इसका रिकॉर्ड भी चेक कर लीजिए। अगर आए 20 पौधे आए और उससे आपने 200 पौधा बना लिया, पनीरियां बना के, तो आप सब आपने अपने दौरे हुकूमत में कोई इनका ऑडिट करना था ना, कुछ चीजें निकालते बाहर। अब हुकूमत इनकी है, आपको मैं अलग भेज दूंगा कि कितने रेफरेंस फाइल हुए और कौन-कौन लोग इसमें शामिल। जब तक हम ऑनेस्टली जो हम कहते हैं वो करेंगे नहीं और एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी से हम बाज आ जाएं और चीज़ें जो है ना एक दूसरे को बर्दाश्त करके लेकर चलें। आपने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया 2013 का, अच्छी बात कर रहे हैं कर्नल साहब, उसमें आप अमेंडमेंट्स कर देते, वो आज लोकल गवर्नमेंट्स चल रही होती, आपने आगे नया कानून बना दिया। और वो अब मैं क्या, इस पे भी बेशक एक आप प्रोग्राम इसके ऊपर भी रखना पड़ा। पहले हमने किया था, एक और कर लेते हैं। इलेक्टेड लोग जो थे उनको इलेक्टेड की बजाय सिलेक्टेड लोग हाउस में आ जाते। वो आज कल भी मेरी रेट थी। कर्नल साहब बताएं, आज सिलेक्टेड है कि इलेक्टेड है? मैं सिलेक्टेड हूँ। नहीं, आज नहीं, मैंने 20 आप देखिए वो कह दिया सुना ना कि सिलेक्टेड है। हाँ, तो सर कौमी असेंबली में सिलेक्टेड बैठे हुए आगे सुन लेना। मैं तो गलियों और मोहल्लों में से सियासत करता हुआ आया था और बाकायदा मेंबर था हाउस का। और हाउस में चूंकि हमारी 97% थी मेजॉरिटी, आपके पास 11 सीटें थी, मेरे पास 319 में से बाकी सारी 313 थी, 301 थी। और वो फिर आप कह लें कि मुझे सिलेक्टेड था। जब 301 मोहल्लों के लोगों ने, जो कि यूसी चेयरमैन एवरेज 25,000 के वोट पे इलेक्ट होता है, तो वो आपके, तो मैं तो कहूंगा कि फिर मैं सिलेक्ट हूं, क्योंकि हाउस में मेजॉरिटी मेरी थी। आप खड़े हो ही नहीं सकते थे, आपका बंदा ही कोई नहीं था। और फिर आपने एक अच्छा खासा सिस्टम चलता हुआ, आप कहते हैं कि जी हम डेमोक्रेटिक हैं, आपको सिर्फ आपने उस वक्त अवाम की राय को क्यों नहीं मद्देनजर रखा, शहर लाहौर और पूरे पंजाब के, कि आपने 2013 को कानून को, हुकूमतें बनी हुई, इस तरह लिखा सीज टू फंक्शन फ्रॉम 19 जुलाई। वाई? और उसके बाद सारे पब्लिक के नुमाइंदे जो हैं
वो बेचारे रुले और मैं रिकॉर्ड यहाँ पर मेरा सवाल जी, तो वहीं पे जी। रह गया कर्नल साहब। ये मैंने पंजाब डॉक्टर असम्बली में- सईद भाई साहब को बस साथ आज लेना। एक ही बात, पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड यही बात मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि जब आपकी हुकूमत बनी थी और इमरान खान साहब थे वजीर आजम, तो क्या आप सारे इलेक्टेड थे? जवाब नहीं ना होता। नहीं आपने भाई, कहा selected, भाई तो सर बात ये ये selected है लोग बैठे हमारे हुए हैं। ऊपर मैं इसका जवाब हमारे देता हूं, ऊपर डॉक्टर आप सईद भाई इल्जाम साहब की बारी है, हमारे ऊपर आप उनसे इल्जाम जवाब और देता हूं। अपनी आप बात डॉक्टर सईद भाई साहब बताइएगा कि एक तो ये है कि यहाँ पर दावा किया जा रहा है हाफिज जिशान साहब की जानिब से, ये वाइस चेयरमैन रहे हैं इसके PHA के, ये कह रहे हैं कि जी 20 लाख दरख्त लाहौर में लगाए हैं, और इसके ऊपर आप भी लाहौर में ज़्यादा फिरते हैं और आपको भी पता है, आप समझते हैं कि इतना काम हुआ होगा लाहौर में? दोबारा रब्ता करते हैं, मैं यहाँ पर जो है वो हाफिज जिशान साहब क्या कहेंगे आप? सर देखें, ये कोई बहस तलब बात नहीं है, गवर्नमेंट इनकी है, ये जाके चेक कर लें दरख्त लगे हैं कि नहीं लगे। हमारा सब्जेक्ट मौजू बदल जाएगा, हम बात दोबारा करते हैं। मैं दोबारा अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखता हूँ, हम 26वीं आइनी तरमीम के ख़ात्मे के लिए, जमहूरियत की और आइन की बहाली के लिए, और हम अपने मैंडेट की वापसी के लिए, सियासी कैदियों की रिहाई के लिए, और अवाम पे जो इन्होंने मसाइलिस्तान बना दिया इस पाकिस्तान को, अवाम की हकूक़ की जंग लड़ने के लिए पुरअमन तौर पे इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज करेंगे। तो बानी PTA की रिहाई का इसमें मुतालबा नहीं है? बिल्कुल, वो तो तरजीह है ना, वो तो पहले मैंने बात कर दी। और दूसरी बात ये रह गई कि इन्होंने अभी कहा, कर्नल साहब ने कहा था कि हमने कोई KPK में स्वाबी जलसे में कोई रुकावट डाली। अगर इनके इख्तियार में होता तो वहाँ पे भी यही होता। अब NOC देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसका अमन बरकरार रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। ये रुकावटें ना लगाएं, NOC जारी कर दें, तो तहरीक इंसाफ पुरअमन सियासी जदोजहद की जो हामी रही है हमेशा, वो हर तरह का एफिडेविट देने के लिए भी तैयार है। लेकिन ये खुद पुरतशद्दद रास्ते की तरफ लोगों को लेके जाते हैं, कारकुनान को इश्तियाल दिलाते हैं, घरों पे रेडे करते हैं, चादरों चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। यहाँ पे तहरीक इंसाफ की कॉल आई, वहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज होगी। यानी कितनी शर्मनाक और अफसोसनाक बात है कि आप एक ही वक्त में, सर मेरी बात पूरी कर नहीं, आप इल्जाम ही लगा रहे हैं ना। मुझे आप जवाब देने दें, टीवी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मैं जवाब अभी दे देता हूं आपको। अगला कोई मैं आपको उसी वक्त एहतजाज नजर आया था या करने का टाइम मिला था जब इस्लामाबाद में पूरी दुनिया आ रही थी और 2-3 चले हमने वो डिले किया था, आ रहे थे, आपने वो डिले किया था। आप कल देखिए पाकिस्तान की जमहूरी तरीक का अफसोसनाक वाकया पेश आया कि पंजाब असम्बली में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, जो कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, वो अपने बानी चेयरमैन से अडयाला मिलने के लिए गए तो उन्हें दफा 144 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसे जमहूरियत कहते हैं? आप कहते हैं कि अमन, नहीं, तो जब दफा नहीं, मेरी बात ही मुकम्मल नहीं हुई। डॉक्टर सईद साहब कहें कि जी पुरअमन रहे, कर्नल साहब कहें जी पुरअमन रहे, यहाँ पे आप पार्टी की लीडरशिप को दफा 144 करके किसी भी टाइम उठा ले। यहाँ पे आपने फोर्सेस को बाइख्तियार कर दिया। 90 रोज तक कोई बंदा मिसिंग है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। क्या ये जमहूरियत है? क्या हमें अब ये सिखाएंगे कि ये पुरअमन सियासी जद्दोजहद है, ये पुरतशद्दद है? वैसे अब जवाब ले लेते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, इजाजत दे दें तो मेरा ख्याल है कि इजाजत जो होगी, अगर देखें इजाजत किस बात पे दें, ये आज मुझे नहीं पता इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट इफ आई वाज देयर और जब पार्टी ये कहे कि हम निकलेंगे या मारेंगे या मर जाएंगे, तो क्या ये सेंटेंस काफी नहीं है सोच विचार के लिए कि इनको इजाजत देना बेहतर होगा या नहीं होगा? तो बाकी ये कहते हैं कि जी इनको, मैंने अपनी मिसाल दी है, उस वक्त ये जब पर्चे काटते थे, हम माल रोड के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, रास्ता चल रहा है, एक बंदा आता है मोटरसाइकिल ला के जला देता है और कहता है जी कर्नल मुबशर मेर लाहौर ने तशद्दुद किया और मोटरसाइकिल और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आग लगाई है। यार आप अपने किए हुए वक्त में, मैं लोगों की मिसाल नहीं दे रहा हूं हाफिज साहब, ये वो है जो मैं खुद एज अ पॉलिटिकल वर्कर भुगत चुका हूं। लेकिन आप पर हुआ, लेकिन आप जो है वो आप ना करेंगे। नहीं, हम नहीं करेंगे, मगर मुझे आप ये बताएं कि मैं अखबार पे भी एक बात मैं बता दूं, ज्यादा किस पर हुए? दो बातें सुन लें आप मियां साहब। आज अखबार के ऊपर मेन हेडिंग थी कि मारो या मर जाए, ठीक हो गया, वाई। दूसरी बात एक और मेरे जहन में आ रही थी, अभी एकदम स्लिप हो गई हाफिज साहब, जरा बहुत ज्यादा हमें इल्जाम तराशियों पर आ जाते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, मरने की तरफ ना जाएं। आपके तो सेक्रेटरी जनरल का ही रौला है कि कौन है और कौन नहीं है। पुरतशद्दद नारे या पुरतशद्दद आगाज़ ना करें किसी जुमले के साथ, किसी एहतजाज की तहरीक का। एक दूसरे को बर्दाश्त करें,
सब्र से अपनी जो है ना जद्दोजहद वो जारी रखें। अगर आवाम ने सब्र से की हुई और पुरअमन सब्र से जद्दोजहद को बर्दाश्त काम accept करें। किया तो डेफिनेटली जब पोलिंग होगी उस दिन पर्चियां जो हैं वो बोलेंगी। अगर हम मुबश्शिर जीत साहब, गए, मुबश्शिर साहब, बात तो आपकी अच्छी है। PMLN जीत गई तो आप कहेंगे फॉर्म 47, और अगर आप जीत गए तो आप कहेंगे जी अवामी मैंडेट। अच्छा मियां साहब, तो हमें मुबश्शिर ये साहब- हमें मेरी जान बात सुने, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। दूसरी बात मैं जो ये कहना चाह रहा था, आप नौजवान हैं, आज 26वीं तरमीम हर चीज़ जो कुछ हुई है ना, अगर ये 3 साल के बाद अगर ये इक़्तिदार में आते हैं ठीक है, तो ये ना एक्सेप्ट करें तो मुझे बुला लीजिएगा। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं इधर ही अल्लाह ताला कहूँगा आपकी कि मैंने ज़िंदगी याद करेगी। फलानी तारीख को ये कहा था। आज हाफिज साहब उन सारी चीज़ों में कीड़े निकाल रहे हैं, कल ये सारी चीज़ें मंजूर हो जाएंगी। हाफिज शाह साहब मान ठीक है? जाएंगे आप तब तो उस वक्त? ये देखिए, सारा आप कुछ मान हमारे- जाएंगे और इनको पता है कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी मैं बता दूँ। अच्छा, मगर हम मैं- दोनों पॉलिटिकल वर्कर हैं, इन्होंने अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। डिफेंड करना है, मैंने अपनी पार्टी को, मैं क्लेम किया, बल्कि मैं कहता हूं कि जो कुछ हमने अवाम के लिए किया, इनकी हुकूमत थी ना, मैं फिर वहीं आता हूं कि इन्होंने लोकल बॉडीज का कानून चेंज कर दिया, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवाया था? अच्छा, सेक्रेटरी जनरल उस वक्त तो ये सारे जीते हुए थे ना। बिल्कुल, लोकल बॉडीज का इलेक्शन हाफिज साहब आपने क्यों नहीं करवाया था? जब एक चलते हुए सिस्टम को आपने तोड़ा, आप एक नया कानून ले आए, आप हुकूमत में थे, लेकिन पूरे ये पाकिस्तान ये और तो पंजाब मुबश्शिर में, मैं उस आपको वक्त बताता क्यों हूं। नहीं कराया, मैं जो कि बिल्कुल बेस है डेमोक्रेटिक सिस्टम की। इल्ज़ाम तराशी पर यकीन नहीं रखता, लेकिन जब आप बात करेंगे तो मैं अपनी पार्टी को डिफेंड करूंगा। जो फैक्ट्स हैं वो कौम को गुमराह नहीं होने दूंगा, जो आप पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये रह गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब हैं। अगर आपको नहीं पता, बाकी वैसे पूरे पाकिस्तान को पता मैंने है। नहीं कहा, अखबार ने लिखा था कि उमर अयूब साहब ने तो अभी इस्तीफा ही नहीं दिया। सर वो इस्तीफा भी हो गया, वो अखबार का हमें चलो, ये reference उनकी नहीं होगा। इंटरनल वो बात कर है। लेंगे। जंग अखबार दूसरी में बात मुबश्शिर ये साहब, ये रह उनकी गई। इंटरनल बात है। वो दूसरी बात ये तो रह फिर गई सर। अखबारों में क्यों? दूसरी बात ये रहेगी सर, मरने मारने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको शुरू से एक चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ पुरअमन सियासी जिद्दोजहद पे यकीन रखती है। वो एक सियासी इज्तिमा था, सियासी बात थी। अलबत्ता तहरीक इंसाफ आज भी यही मुतालबा दोहराती है कि जो इस पे एक लेबल लगाया जाता है हाँ, सर, कि ये इख्तिताम की तरफ पुरतशद्दद जा रहे सियासी हैं आप, जमात हम है, इख्तिताम की इसको तरफ जा रहे हैं। पुरतशद्दद सियासी जमात है, तो जिसकी बुनियाद पे इसको पुरतशद्दद जमात कहा जाता है, उस 9 मई वाक़े की ज़रा तहकीकात कर लें, उस पर जुडिशल कमीशन बना दें, उसकी इंक्वायरी कर लें, हमें भी बता दें कि वो कौन सा पहला शख्स था जो कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल वो हुआ था। तस्वीरें आई थी जी, नहीं आई वो थी। तस्वीरें आई थी, पहले बहुत आई शख्स थी, की हम- बहुत आई थी। आप सर, लोगों ने वो खुद वायरल मुबश्शिर की जवेद थी। साहब, आखिरी साहब, बात है आपसे। आग लगी हुई दिखाई जा रही है। ना, ना, आग ना, ना, लगाने जिस वाला बंदे शख्स ने ये दरवाजा आप सब खोला, पुरानी वो बात है। पहला दरवाजा आप जिसको नहीं, ये खोला, पुरानी वो बात किधर क्या है? है? टाइम खत्म जब हो चुका आप है। नहीं, नहीं। पाकिस्तान तहरीक एक लंबी बहस है। पॉपुलर पार्टी को लंबी बहस है। पुरतशद्दद जमात कहेंगे तो मैं उसकी नफी करूंगा, मैं उसको रद्द करूंगा, बिल्कुल, मैं उसके दलाइल मैं पेश शुक्रिया अदा करूंगा। करता हूं। तहरीक इंसाफ सर, पुरअमन सियासी आप जिद्दोजहद बता की दें कि नीति इजाजत है। मिलेगी इनको कि नहीं? अब मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से इन्होंने पहला ही जुमला लिख दिया ना, मारो या मरने नहीं मिलेगी। तो मिले या ना मिले, मगर वो जुमला जो है ना, बड़ा बहुत मानी शुक्रिया, खेल। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जवेद साहब साहब का मेयर लाहौर और पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन से इनका ताल्लुक है। उसके साथ हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सईद अली साहब जो है वो तजियाकार, उनसे भी बात की, और हाफिज जिशान साहब जो है वो रहनुमा PTI हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।